कल हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस में ये टॉपिक करा था डू पॉन्ट एनालिसिस, और इस पे आपने किया था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट हुआ था, एक पार्ट अभी करना रह गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना था, तो रिटर्न ऑन इक्विटी हमने निकाल लिया है, लेकिन अभी भी इसमें कमेंट लिखना रह गया था। तो चलो आज मैं ये लिखवाता हूँ। सब लोग पहले इसका कमेंट लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले हम लोग लिखेंगे कमेंट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लिखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पॉइंट किया था। अब लिखेंगे क्वेश्चन इसी का पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, बताओ डू पॉइंट एनालिसिस में क्या होता था बेटा? रिटर्न ऑन इक्विटी कितने तरीके से निकालते थे? 3 अलग अलग रेशियो से निकालते थे। कौन कौन सा? पहला पहला प्रॉफिट रेशियो, दूसरा पहला होता था प्रॉफिट रेशियो, दूसरा एसेट टर्नओवर रेशियो, तीसरा इक्विटी मल्टीप्लायर। ठीक है, अब इस पे कमेंट लिखा था, पहले ये पूरा कर लो, फिर मैं आज लिखिए जरा कमेंट। कमेंट है 31.02 रिटर्न ऑन इक्विटी कैन बी कंसीडर्ड a good return in any industry if company would have been a debt free company, then return on equity would drop to 14.39 into 1.044 into 1, that is 15.04%. In other words, 15.04% of return on equity was due to profit margin and sales turnover ratio, and balance was due to debt component. Balance was due to debt component. If we find any other company with same return on equity but where debt component is lower than it would be more attractive as it will mean higher profit margin and sales turnover
for that company. For that company. तो डू पॉइंट एनालिसिस पे क्वेश्चन किया था हम लोगों ने 7, उसका एक पार्ट रह गया था, ये हम लोगों ने कर लिया। हो गया। अब देखो, कल बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही चीज लिखवाया है। कल जो एक्सप्लेन किया था, जल्दी करो। चलो सामने देखो, कल क्या पढ़ाया था। रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए रिटर्न कितना आया? 31.02%, ये आया। और मैंने कहा था बेटा ये जो रिटर्न आया, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमने यहाँ देखा भी था, तो ये आ रहा था 15 पॉइंट कितना है बेटा? 14.39 मल्टीप्लाइड बाई 1.0455। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ रहा है? 15.04। देखो, ये कंपनी का रिटर्न आ रहा है 15.04%, लेकिन क्योंकि इनके पास डेट है इस वजह से ये जस्ट कैसा हो गया? डबल हो गया। डेट कम होता तो क्या होता? इनका रिटर्न कम होता। मैंने यही लिखवाया। मैंने क्या किया? डेट को अगर 1 कर दिया तो ये रिटर्न कितना होगा? 15.04%। डेट ज्यादा होगा तो ये रिटर्न ज्यादा होगा। यही बात मैंने एक्सप्लेन करके लिखवाई है कमेंट में। चलो अब आज आगे बढ़ते हैं। आज का अगला कंसेप्ट, हेडिंग बनाओ, कंसेप्ट नंबर 24। सब बच्चे हेडिंग लिखो, कंसेप्ट नंबर 24। कल कौन सा रिटर्न निकाला था डू पॉन्ट का? डू पॉन्ट एनालिसिस किसकी करी थी? रिटर्न ऑन इक्विटी की। किसकी? आज करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लिखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डू इन डू पॉन्ट एनालिसिस। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन डू पॉन्ट एनालिसिस। लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू डू पॉन्ट एनालिसिस, ROCE equals to EBIT upon sale multiplied by sales upon capital employed। पहले रेशियो को बेटा हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। दूसरे रेशियो को हम लोग बोलते हैं कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नीचे लिखिएगा कंक्लूजन, नीचे लिखिएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखिए, फ्रॉम द अबव, फ्रॉम द अबव
from the above, we can conclude that ROCE can be improved either by improving profitability ratio or capital turnover ratio or both. हो गया? चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा बस ये लिखवाया है कमेंट, इतना अभी ग्रुप पे शेयर कर देंगे, और ये लिखवाया है, ये मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ये कल का पेंडिंग था। चलो अब सब लोग सामने देखो बेटा, ये क्या है? देखो कल आपको मैंने पढ़ाया था, तो अब वही चीज यहां से हम लोग देखते हैं। सब बच्चे देखो, आपने पढ़ा है बेटा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपने पढ़ा था। स्क्रीन पे देखो, लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सा रेशियो? इसका मतलब क्या है? कितनी कैपिटल लगा के कितना रिटर्न आया, उसी को क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन। अब या तो बेटा अपने पास नेट प्रॉफिट हो, रिटर्न का मतलब सवाल में जो दिया हो, अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो नेट प्रॉफिट रिटर्न है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिटर्न है, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स दिया है तो आफ्टर टैक्स है। अब मुझे एक बार बता दो जरा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? न्यूमरेटर में क्या लिखा है? न्यूमरेटर में क्या लिखा है? रिटर्न। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? कैपिटल एम्प्लॉयड, ये लिखा है। अब मुझे एक बात बताना, ये लिखा है रिटर्न, ये लिखा है रिटर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे लिखा है। बेटा बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? मैं इसको ऐसे लिख दूं, रिटर्न अपॉन सेल इनटू सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कट जाएगा, आंसर वही आएगा। मैं कह रहा हूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है रिटर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मैं कह रहा हूं मैं इसको ऐसा ना लिख दूं रिटर्न अपॉन सेल और सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। होगा क्या? सेल कैंसिल हो जाएगी सेल से, अल्टीमेटली लिखा क्या है? रिटर्न अपॉन, लिखा वही है। बेटा ये बात डू पोंट कंपनी ने करी, कल मैंने पढ़ाया था आपको 1920 में डू पोंट नाम की कंपनी ने कहा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, लोग तो ये पढ़ते हैं EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT क्या है? रिटर्न। हमने ये मान लिया है कि रिटर्न यहां क्या दिया हुआ है? EBIT। ठीक है बेटा, तो कहते हैं लोग ये पढ़ते हैं इसी फॉर्मूले को ऐसे पढ़ा जाए भाई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ? हमने कितनी कैपिटल लगा के कितना रिटर्न कमाया। तो ये कहते हैं जो रिटर्न आता है अचानक से नहीं आता, इसके दो कंपोनेंट हैं। कितने कंपोनेंट हैं? दो कंपोनेंट हैं। उन्होंने कहा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन इसी को हम लिख सकते हैं EBIT अपॉन सेल और सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हम EBIT अपॉन सेल लिखते हैं तो ये फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। किसका बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। और ये वाला फॉर्मूला होता है कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। किसका? कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब कितनी कैपिटल लगा के कितना टर्नओवर निकाल लिया। ठीक है, फिर डू पोंट कंपनी ने अपना ओपिनियन रखा, उन्होंने कहा देखो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये दो बातों पे डिपेंड करता है, एक आपका ऑपरेटिंग रेशियो कैसा है और आपका कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसा है। कौन कौन सा बेटा? पहला, दूसरा। अब ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या है? आप अपने मुख्य काम से कितने पैसे कमा रहे हैं। किससे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? मुख्य काम ना। जैसे मैं बार बार विराट कोहली का मुख्य काम क्या है बताओ? एड्स करना या क्रिकेट खेलना? तो क्रिकेट खेल के ज्यादा पैसे कमाएंगे,
ज्यादा पैसे आए तो वो क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये दूसरे सेंस में समझते हैं, बताओ। किसी बैंक का ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, लोन देना, यही तो है ना। और पैसे एक्सेप्ट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। तो लोन देके ब्याज कमाते हैं, वही तो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब अगर कोई बैलेंस मिनिमम चार्जेस काट काट के अपना बैंक चला रहा है तो उसका भविष्य नहीं अच्छा है। मुख्य काम क्या है, लोन देके कमाओ ना। तो वही कहा जा रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये तब अच्छा होगा जब आप इंप्रूव करोगे अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कौन कौन सा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और, मतलब आप अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बढ़िया प्रॉफिट कमाओ और आपने जो कैपिटल लगाई है उससे ढंग की सेल निकालो। जब ये दोनों काम करोगे तब जाके आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा आएगा। तो ये डू पॉन्ट कंपनी ने एनालाइज किया, तो उन्होंने उनका ये फॉर्मूला है, हमने यहाँ लिखा भी, फ्रॉम द अबव वी कैन कंक्लूड दैट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी इंप्रूव्ड ईदर बाय इंप्रूव इन प्रॉफिटेबिलिटी, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करोगे तो ये बढ़ेगा रेशियो, और कैपिटल टर्नओवर, कैपिटल टर्नओवर इंप्रूव करोगे तो ये इंप्रूव होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डू पॉन्ट एनालिसिस ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो फटाफट बताओ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कौन सा है विदाउट डू पॉन्ट, रिटर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न कैन बी नेट प्रॉफिट, रिटर्न कैन बी ईबीआईटी, रिटर्न कैन बी ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। अब अगर डू पॉन्ट एनालिसिस से करें तो क्या होगा, रिटर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन सेल और इनटू सेल, यही तो हुआ ना। तो जब क्वेश्चन में बेटा आपको सेल दी होगी, रिटर्न दिया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि डू पॉन्ट से क्वेश्चन करो। किससे, तो डू पॉन्ट से ही करना तो ही नंबर मिलेंगे, वरना मार्क्स कट जाएंगे। समझे, वरना तो आसान ये लगता है, ये कट गया डायरेक्ट निकालो आगे आंसर। लेकिन कंपनी के लिए ये बड़ी बात होती है बेटा कि वो लोग डू पॉन्ट से अपना काम करें। आगे बढ़े, चलो एक एक चीज और लिखवाऊंगा फिर क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ जरा, कौन सा कंसेप्ट होगा, 25 कंसेप्ट पे आ जाओ सब बच्चे। कंसेप्ट नंबर 25, लिखिए। इसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड एंड एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड एंड एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लिखो बेटा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, शॉर्ट में लिखेंगे ICR, बराबर EBIT अपॉन इंटरेस्ट। इसी के नीचे लिखेंगे समटाइम्स कंपनी may want to know its change in ICR due to additional borrowing. It may be noted that higher the ICR, better the position of company. It may be noted that higher the position of ICR, better would be the position of company.
डन। चलो अब खूब ध्यान से बेटा ये भी चीज देखो, फिर हम लोग चल रहे हैं दोनों पे एक क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आज की क्लास में मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे। अब देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम लोगों ने लिखा, जरा बताओ क्या होता है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट करते हो, क्या बचता है? कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट की पेमेंट करते हो, क्या बचता है? ईबीआईटी। क्या बचेगा? फिर इसमें से इंटरेस्ट दोगे तो क्या बचेगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर क्या दोगे इसमें से? टैक्स। क्या बच जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर इसमें से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दे दिया, क्या बच गया? अर्निंग फॉर इक्विटी। अर्निंग फॉर इक्विटी बच गया। ठीक है, अब अर्निंग फॉर इक्विटी सब बच्चे बताओ। अभी मुझे एक बताना जरा, बताओ। ईबीआईटी 1 लाख का है, इंटरेस्ट 10,000 का है, तो ईबीटी कितना बचेगा? 90 बचेगा? बचेगा ना। अब ये बताओ मुझे बेटा, बताओ ये 1 लाख है तो ये कितना बचा? 90। मुझे बताओ अगर ये 2 लाख होता और इंटरेस्ट 10,000 का ही होता, अब कितना आता? 1,10,000। ध्यान से सुनना, बताओ आखिर इंटरेस्ट, आखिर 1,90,000, ठीक है। अब ये देखो, आखिर बेटा ये जो इंटरेस्ट है इसी में से तो दिया जाता है, तो तो इसके लिए यही कवर है। इसका कवर क्या है? यही है। समझ आए? तो जब बोला जाए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्या बोला जाए? तो हम ऐसे कर लेंगे, अपॉन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला हो गया ये ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। जहां से इंटरेस्ट दिया जाएगा वही क्या है? इंटरेस्ट के लिए जो कवर है उसको न्यूमरेटर में लिखा, इंटरेस्ट को कहां लिख दिया? डिनोमिनेटर में। और ये जो निकल के आया इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बोलो क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, देखो अब मैंने क्या किया, जब मैंने इसको बढ़ाया तो यहां पैसे ज्यादा आने लगे, तो कवरेज अच्छी है। अच्छा अब बताओ, अगर इसको 1 लाख रखें, इसको 20,000 कर दें, अब ये घट के 80 हो गया। तो अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा, देखो अगर ईबीआईटी बढ़ेगा तब भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेंज होगा, और अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होगा? चेंज होगा। तो ये देखो हमने यहां पे लिखा रिवाइज्ड एंड एग्जिस्टिंग कवरेज रेशियो। तो इसमें क्या समस्या है? देखो बेटा, किसी का ईबीआईटी 1 लाख का है, उसका इंटरेस्ट जाता है 10,000 का, तो कवरेज रेशियो कुछ और होगा। उसने मान लो और लोन ले लिया और लोन ले लिया, तो ये बढ़ के मान लो हो गया 15,000। लोन लोगे बिजनेस में लगाओगे तो ये भी तो बढ़ेगा। तो जब इसको निकालेंगे तो ये हो गया रिवाइज्ड, और पहले वाला निकालेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग। समझ आए? और बढ़िया से समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करने जा रहे हैं। आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। चलो पढ़ो क्या लिखा है। अब आज बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए एकदम ध्यान से देखो क्या लिखा है सब बच्चे। कहता है, ध्यान से अब सुनना, अ कंपनी इज प्रेजेंटली वर्किंग with an EBIT of rupees 45 lakh। कंपनी का EBIT अभी कितना है? 45 लाख। व्हाट इज EBIT? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। EBIT को क्या बोलते हैं? अच्छा अब सुनो आगे, कहते हैं इनकी प्रेजेंट बोरोइंग है, 12% का लोन लिया है 150 लाख का। तो 150 लाख का हम लोग निकाल लेंगे 12%, जो आएगा वो क्या होगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये तो इनका, तो देखो अगर हम ऐसे करें, अच्छा यही नहीं है और भी है, रुको देखो और क्या है बेटा। कहते हैं एक लोन तो ये है, लोन 1 ये हो गया, तो बताओ इसका इंटरेस्ट अलग जाएगा, इंटरेस्ट 1। फिर बेटा वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है, 15% का लोन लिया है 100 लाख का, तो ये भी इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट 2। पब्लिक डिपॉजिट, अच्छा पब्लिक से भी लोन लिया है 45 लाख का 11% पे, तो इस पे जो इंटरेस्ट जाएगा वो इंटरेस्ट 3। अब अगर हम ऐसे करें, 45 लाख को न्यूमरेटर लिखें, क्या लिखें? और ये सब निकाल के जोड़ के लिख दें डिनोमिनेटर में, तो निकल के नहीं आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे आ रहा था? न्यूमरेटर में क्या लिखना था? ईबीआईटी, डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट। अच्छा पढ़ते जाओ, अभी निकालूंगा मैं, आप समझना। तो जब इतना निकालेंगे तो इसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग आईसीआर। क्या बोलोगे? अब ये देखो, इन्होंने और लोन ले लिया, कहता है द सेल्स ऑफ द कंपनी इज ग्रोइंग एंड टू सपोर्ट सेल। कह रहे हैं कंपनी की सेल बढ़ रही है। मुझको बताओ, माल जब बड़े बिकेगा ज्यादा तो बनाना भी तो पड़ेगा, तो बनाने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए कंपनी लोन लेगी। तो कहते हैं सेल बढ़ रही है तो उसको सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने और लोन ले लिया 50 लाख का 16% पे। तो अब बताओ, अब हमसे कहते हैं इंक्रीज इन ईबीआईटी 16% है, ईबीआईटी में इंक्रीज कितना हो गया? अब हमसे कह रहा है निकालो रिवाइज्ड रेशियो और एग्जिस्टिंग रेशियो। तो जब हम इसको न पढ़ें, इतने से निकाल दें, तो वो क्या होगा? एग्जिस्टिंग। और जब ये पूरा ले लेंगे तब ये क्या हो जाएगा? रिवाइज्ड। ठीक है, चलो निकालना शुरू करते हैं, आइए। तो अब हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए। चलो लिखो आप भी मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर है 13, कैलकुलेशन ऑफ existing interest coverage ratio, existing interest coverage ratio। चलो, तो बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट। तो EBIT 45 लाख का क्वेश्चन में दिया है। जरा हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो मैं यहां नीचे निकाल रहा हूं इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। चलो अब बताओ, स्क्रीन पे देखो सब बच्चे, बताओ 150 लाख का लोन लिए हो 12% पे, तो हम यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन 12% टर्म लोन 150 लाख का 12%। फिर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन, अगला है बैंक से 15% पे, 15% बैंक लोन 100 लाख मल्टीप्लाइड बाई 15%। तीसरा है पब्लिक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन 11% पब्लिक डिपॉजिट। कितना था पब्लिक डिपॉजिट? 45 लाख पे, 45 लाख पे 11%। निकालो जरा सब। पहला 18, दूसरा 15, तीसरा 4, 4.95 है। टोटल कर लो 37.95 और लिख दो लाख, नहीं तो एग्जाम में जीरो लगाते ही पेपर खत्म हो जाएगा। अब यहां लिख दिया 37.95 लाख और डिवाइड कर देंगे, जो आएगा दैट इज और 1.18577 टाइम्स 1.18577 टाइम्स, ये आ गया हम लोग का एग्जिस्टिंग रेशियो। अब बताओ जरा, अगर दोबारा से इसने एक और लोन लिया था 50 लाख का, तो क्या होगा? एक इंटरेस्ट और ऐड हो जाएगा और ईबीआईटी भी नया निकलेगा। 16% इनका ईबीआईटी बढ़ रहा है। चलो अब लिखो दोबारा से, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो अब निकालेंगे पहले रिवाइज्ड ईबीआईटी। क्वेश्चन में दिया है एग्जिस्टिंग ईबीआईटी
प्लस 16%। एग्जिस्टिंग दिया है 45 लाख का, इसे में ऐड कर दो 16% ऑफ 45 लाख, 52.2। फिर निकाल लेंगे रिवाइज्ड इंटरेस्ट। तो बेटा पहले से हम लोग 37.95 लाख का इंटरेस्ट दे ही रहे थे, प्लस अब इसने लोन लिया है 50 लाख का 16% पे, तो 50 लाख इंटू 16%। कितना आ रहा है बेटा? 0.8। ये 8 आया ना, तो 45.95 लाख रख दो। तो आ गया इंटरेस्ट $52.20 अपॉन 45.95। चेक करो कितना है, 1.136 टाइम्स। पहले था 1.18, अब हो गया 13। तो लोन बढ़ गया तो ये कम हो गया, लोन कम होता तो ये बढ़ जाता। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलो हो गया, आगे लिखिए। कंसेप्ट नंबर 26, हेडिंग बनाओ सब बच्चे। कंसेप्ट नंबर 26, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो। कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो। लिखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर लेंगे डेप्रिसिएशन, ये ऐड करेंगे, लेस करेंगे डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स लेस करेंगे डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर्स जो बचेगा बेटा इसी को बोलते हैं नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो। ठीक है, चलो अब ये देखो,
अगर किसी क्वेश्चन में कहा जाता है नेट कैश फ्लो निकालो तो आप ऐसे करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या ऐड करोगे? डेप्रिसिएशन। ध्यान से सुनना, कॉपी हो गया? अब देखो जरा, बताओ मुझे, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आता है? ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ले जाते हो? फिर पीएल में लिखते हो इनडायरेक्ट खर्चे, फिर पीएल में ही लिखते हो डेप्रिसिएशन, तब यहां पे आता है नेट प्रॉफिट। अब बताओ, ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिफोर टैक्स है मान लो, अब इसमें से टैक्स दे दिया तो ये हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बेटा इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ लेना है। क्या जोड़ लेना है? क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन हम डेबिट कर देते हैं, कौन सा किसी को पेमेंट करनी होती है, पैसा थोड़े ना खर्च होता है। कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कमाया तो वो भी है, तो समझ आए? तो हम क्या करते हैं, पहले जोड़ लिया तो ये टोटल पैसा इकट्ठा हो गया। अब इसमें से सारे खर्चे तो निकल ही गए होंगे, केवल दो ही, डिविडेंड ही तो रह गया है। अरे याद करो, अकाउंट में क्या पड़ा है? ट्रेडिंग पीएल के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन ही तो रह जाता है। एप्रोप्रिएशन में वही डिविडेंड और रिजर्व रिजर्व रह जाता है। तो रिजर्व का कंसेप्ट यहाँ नहीं है, यहाँ डिविडेंड का है। हमने प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दिया, इक्विटी को जो बचा वही तो अल्टीमेटली कैश बचा कंपनी के पास। तो जब भी आपसे कहा जाएगा कैलकुलेट नेट नेट कैश फ्लो तो आप ऐसे निकालेंगे। बोलो बिना देखे बताओ क्या क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर डेप्रिसिएशन ऐड होगा, फिर किसका डिविडेंड माइनस होगा? प्रेफरेंस का। उसके बाद किसका माइनस होगा? इक्विटी का। उससे मिल जाएगा आपको नेट कैश फ्लो। ठीक है, अभी मैं इस पे एक होमवर्क भी दूंगा आज। चलो एक चीज और लिखो फिर क्वेश्चन शुरू करूं। लिखिए कंसेप्ट नंबर 27, कैलकुलेशन of amount transferred to reserve। रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ हमें ये निकालना है। रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ हमें ये निकालना है। बताऊं? इधर देखो जरा सामने, अभी हम ये लिख रहे थे, सब बच्चे देखो, अभी हमने ये लिखा था, यहीं से आप खुद ही बता दोगे क्या होगा। बताओ, पहले हम माल बेचते हैं, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन बचता है। फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया तो ईबीआईटी बचा, इंटरेस्ट दे दिया तो ईबीटी, टैक्स दे दिया तो ईटी, प्रेफरेंस डिविडेंड दे दी, तो अब बचा क्या? अर्निंग फॉर इक्विटी। तो ये इक्विटी वालों के लिए कमाया। बोलो बेटा, सपोज करो 1 लाख ही आया, अब इसी में से डिविडेंड दे दिया 20,000 का, तो बाकी का 80,000 रोक लिया ना, यही तो है रिजर्व एंड सरप्लस। अर्निंग फॉर इक्विटी में से क्या माइनस कर दो? डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो बचेगा वही क्या है? रिजर्व। समझ आए? तो जब भी कहा जाए ये निकालो तो आप ऐसे निकालोगे। लिखो, यही बात लिखवाने जा रहा हूं। लिखिए, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में से माइनस कर दो डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो निकल के आ जाएगा अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस। अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 19 लिखिए होमवर्क में। होमवर्क है क्वेश्चन 19। ये आज आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो अगली क्लास में मैं कराऊंगा। चलो ये सब बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। लिखो आगे, कंसेप्ट नंबर 28,
concept number 28, variety of question in ratio analysis. जब हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे तो कितने वैरायटी का क्वेश्चन हमें मिलता है, तो लिखो। हमें 4 टाइप का मिलता है, 5 टाइप का, 4 अभी लिखवाऊंगा और एक बाद में। ये हो गया क्वेश्चन ऑफ रेशियो एनालिसिस, क्वेश्चन ऑफ रेशियो एनालिसिस। इस पे आपके पास 4 टाइप के क्वेश्चन अभी हम करेंगे। पहला इसमें आता है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। कुछ रेशियो दिया होगा, कहेगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। अगला आएगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगला आएगा प्रिपेयर बैलेंस शीट। और अगला आएगा मिक्स रेशियो का। कुछ रेशियो हमें दिए होंगे, किसी में कहेगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, किसी में कहेगा प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, किसी में बैलेंस शीट, किसी में तीनों पूछ लेगा और किसी में मिक्स रेशियोज पूछेगा। किसी में मिक्स रेशियो पूछेगा। तो आपको ऐसे कमांड बनानी है। शुरू करें? अच्छा, अब देखो मेरी तरफ। अभी मैं एक क्वेश्चन ऐसा कराने चल रहा हूं जिसमें हम ट्रेडिंग बनाएंगे, पीएल बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। हमको कुछ रेशियो दिया होगा, उसकी हेल्प से ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे। पहला सवाल है, एकदम आराम आराम से देखना, घर जाके प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है? और फिर बाकी आएगा। तो चलो मैं अभी कराना चाहता हूं आपको सेकंड क्वेश्चन बेटा, 2A। क्वेश्चन 2A पे आ जाओ सब बच्चे। क्वेश्चन 2A, ठीक है? अच्छा, अब एक काम करना, सब बच्चे बनाओ ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। फिर हम लोग सवाल पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है? जैसे मैं बना रहा हूं, बस 2 लाइन का ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक वगैरह होता है तो लिखते हैं, नहीं तो हम लोग सीओजीएस से काम चला लेते हैं। तो ये बन गया मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 5-6 लाइन का, ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर बनाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट और इसके नीचे वर्किंग नोट। एग्जाम में भी जब करोगे तो पहले ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, और कुछ दिया होगा ही नहीं, हमें तो कुछ रेशियो दिया होगा, सब खुद ही ढूंढना है, तो वो सब ढूंढेंगे वर्किंग नोट बना के। अब इसके नीचे वर्किंग नोट। और जरूर से जरूर घर जाके अगर ये चैप्टर सीखना है तो ये क्वेश्चन खुद से बिना देखे लगाना, क्योंकि एग्जाम में आप ही को करना है। चलो, ये बन गया मेरा वर्किंग नोट। बन गया फॉर्मेट। चलो अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे।
चलो ये रहा क्वेश्चन, सामने देखिए। ये है बेटा क्वेश्चन, पढ़ो। कह रहा है पहले एक बार पूरे क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे, देखेंगे क्या क्या हो सकता है, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखना बंद करो, सामने देखो। देखो लिखा है क्वेश्चन में, द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड इज एज फॉलोज। 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट हमें दे रखी है, एक नज़र डाल लो बैलेंस शीट पे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, डेप्रिसिएशन, स्टॉक, डेटर, कैश, और इधर शेयर कैपिटल, रिजर्व और करंट लायबिलिटी। ठीक है, नोटिस करना कोई डेट वगैरह नहीं है। आगे बढ़ो, आगे पढ़ो। अब कह रहे हैं सब बच्चे बताओ ये बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 2000। फाइनेंशियल ईयर कौन सा? फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 1920। तो अगला कौन सा होगा? तो उसकी जानकारी देके उसी की बैलेंस शीट पूछ रहा है। कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 2021। पिछले साल की बैलेंस शीट से हमें क्या मिलेगा? ओपनिंग बैलेंसेस और ये डेटा है क्या क्या, जरा एक नजर देखते हैं। कह रहा है द कंपनी हैड डिसाइडेड टू रीऑर्गेनाइज इट्स टोटल लाइबिलिटी विद अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम। अच्छा, शेयर कैपिटल 40%। देखो पहले डिवेंचर नहीं था, अब डिवेंचर भी आ गया। रिजर्व और क्रेडिटर भी आ गए। अच्छा, क्रेडिटर पहले था, हाँ करंट लाइबिलिटी थी। आगे बढ़ो। डिवेंचर विल बी इशूड ऑन 1 अप्रैल। डिवेंचर कब इशू हुआ? तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट लगेगा। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट विल बी पेड एनुअली। चलो लिख ही दिया। अब आगे, लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज्ड। क्या लिखा है? लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन। मेरी तरफ देखो, यहां लैंड बिल्डिंग कितने की है? 40,000 की। तो इसमें बिल्डिंग भी है, कायदे में तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, बोलो। लेकिन अब एग्जामिनर ये थोड़ी ना जानना चाह रहा है कि आपको ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना आता है कि नहीं। एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है कि आपको रेशियो अप्लाई करना आता है कि नहीं। समझ आए? तो सारी जानकारी नहीं दी जाएगी, काफी चीजें। अब उसने कहा ये वैसे ही रहेगा, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। 40,000 पहले भी लिखा है, अभी भी क्या लिख देंगे? 40,000, बात खत्म। आगे बढ़ो। एडिशनल प्लांट एंड मशीन इंट्रोड्यूस्ड, फर्दर 10,000 डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन एडिशन। अच्छा ये देखो इधर, पहले प्लांट एंड मशीन कितने की थी? 1,00,000 की, और पहले डेप्रिसिएशन कितने लगा था? 30,000 का। अब कह रहे हैं और प्लांट खरीदी तो ये बढ़ेगा, और कह रहे हैं जो और खरीदा उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000 का और। अच्छा ठीक है, और ये एक रेशियो भी बता दिया है। फिर कह रहा है क्विक एसेट 1:1 है, डेटर कलेक्शन पीरियड दे दिया, रिटर्न ऑन नेटवर्थ दे दिया, जीपी रेशियो दे दिया। अब हमसे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, और इग्नोर कॉर्पोरेट टैक्स। कह रहा है टैक्स को छोड़ो, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाओ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? एफएम पढ़ रहे हैं कि अकाउंट्स पढ़ रहे हैं? तो यहाँ के पीएल का मतलब ट्रेडिंग पीएल सब एक ही में है, समझ आया ना? जितना आपसे हो पाए, जैसे इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ, सुनो। जितना ज्यादा बारीकी से देखोगे उतनी आइटम निकलती चली जाएगी, जितने ज्यादा रेशियो लगाओगे उतनी ज्यादा आइटम मिलेगी ना। मेरी बात समझो। ये बताओ, इसने करंट लायबिलिटी लिख के छोड़ दिया, नीचे क्रेडिटर दिख रहा है कि नहीं? तो उसको स्प्लिट कर सकते थे कि करंट लायबिलिटी के 2 पार्ट हो गए, वन इज क्रेडिटर, वन इज अदर लायबिलिटी। क्या पता कोई रेशियो और मिले, वहां से कोई एक चीज और मिल जाए। समझ आ रही मेरी बात? तो जितना खोल के लिखोगे उतना बढ़िया मार्क्स मिलेगा। समझ आ रहा है? तो फॉर्मेट बन गया है। अब हम एक बार पढ़ भी चुके हैं क्वेश्चन, अब बेटा हम लोग सवाल लगाने चल रहे हैं। चलिए देखिए, चलो अब इसको पढ़ेंगे और जो जो इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी वो हम लोग करते चले जाएंगे, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। लो देखो सामने, और एकदम सीक्वेंस में क्वेश्चन पढ़ना है, इधर नहीं उछल कूद करोगे इसमें कुछ ना कुछ छूट जाएगा, सब गलत हो जाएगा। आइए देखिए, जैसे लिखा है वैसे पढ़ेंगे, वैसे ही लगाएंगे। देखो ये तो बैलेंस शीट दी है, यहाँ तो हमें यहाँ से बैलेंसेस मिलेंगे, यहाँ कुछ कर नहीं सकते। अब आओ देखो यहाँ से क्या लिखा है, पढ़िए। पहली लाइन, सब बच्चे ध्यान देना। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द ईयर 2021। अगले साल के लिए ये जानकारी दी है। क्या क्या पढ़ो, कह रहा है, कह रहा है बेटा ये विद अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम। कह रहा है शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसा रहेगा? सेम रहेगा, और ये जानकारी दी है। क्या क्या जानकारी है जरा देखना। कह रहे हैं बेटा शेयर कैपिटल 40%, अच्छा, और रिजर्व 20%, डिवेंचर
15%, क्रेडिटर्स कितने हो गए 25%। ठीक है, चलो यहीं से शुरू करते हैं। आइए अब लिखिए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल देखो सामने, बताओ मुझे शेयर कैपिटल बेटा पहले कितने की थी? शेयर कैपिटल पहले हमारे पास 2 लाख की थी। शेयर कैपिटल पहले हमारे पास 2 लाख की थी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? कह रहा है द कंपनी हैड डिसाइडेड टू रीऑर्गेनाइज टोटल लायबिलिटीज विद अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रिमेनिंग सेम। शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना रहेगा? सेम रहेगा। शेयर कैपिटल का अमाउंट बेटा सेम रहेगा। अच्छा, और कैसे करना है? शेयर कैपिटल 40% और डिवेंचर्स को कर देना है कितना? 15% और रिजर्व को 20% और ट्रेड क्रेडिटर को 25%। ये हमें करना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? और देखो एक लाइन इसी में और लिखी है, एक लाइन और लिखी थी कि ये अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम। शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना रहेगा? सेम रहेगा। अच्छा, सेम रहेगा तो अब जरा यहां देखो, बताओ मुझे, बताओ मुझे बेटा, यहां पे एसेट साइड का टोटल कितना है? एसेट साइड का टोटल कितना है? 2.5 लाख। अब बताओ शेयर कैपिटल 2.5 लाख का कितने परसेंट है? निकालना जरा एक बार। हम्म, 80%। ये है 80%। बेटा इसने ना ये क्वेश्चन नंबर कर दिए गड़बड़। मैं आपको करवा रहा हूँ ना जिसमें ट्रेडिंग पीएल सब बनाना हो, तो मुझे करवाना था ये वाला क्वेश्चन और गलती से ये लगभग वो एक ही जैसे हैं, कोई लगभग एक ही जैसे हैं। अब वो 2B है, उसने नंबर डाल दिया गलत, 2A डाल दिया। ये देखो जरा इसमें, यहाँ से देखो वैसे ही है, कोई टाइम जो आपने कॉपी में लिखा है सब कुछ वैसे ही रहेगा। सामने देखो अब एक बार, देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी थी, एक बैलेंस शीट दी है। अच्छा, अब यहाँ देखो, अब ये एडिशनल कह रहा है विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। अब ये देखो वैसे ही है एकदम, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अनसॉल्व है, उसका तो सोल्यूशन भी दिया है मैंने। अब ये देखो क्या लिखा, द कंपनी वेंट इनटू रीऑर्गेनाइजेशन। कंपनी किस में चली गई? विद कैपिटल स्ट्रक्चर, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। शेयर कैपिटल रिमेनिंग सेम, शेयर कैपिटल कितनी रहेगी? सेम रहेगी। जरा इधर देखो सामने, शेयर कैपिटल कितनी लिखी है बैलेंस शीट में? देखो जरा 1 लाख, तो अभी भी कितनी रहेगी? 1 लाख रहेगी। अच्छा, अभी भी 1 लाख रहेगी, अभी भी 1 लाख रहेगी, लेकिन ये कितनी हो जाएगी? 50%। कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 50%। अब 2 मिनट ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, बताओ मुझे शेयर कैपिटल, बेटा सब लोग यहाँ देखो, जरा सा इधर उधर करोगे नहीं समझ में आएगा। अब बताओ शेयर कैपिटल पहले कितनी थी? तो अभी भी अमाउंट कितना रहेगा? 1 लाख। लेकिन ये देखो जरा यहाँ पे, यहाँ 50% थोड़े ना थी। अरे बैलेंस शीट का टोटल कितना है? 1,57,000। और ये कितनी है? 1 लाख। तो बेटा तो ये बराबर तो है नहीं, ये बराबर तो है नहीं। ठीक है, अच्छा लेकिन अब क्या लिखा है? कह रहा है शेयर कैपिटल को 50% करेंगे, 50% करेंगे। अब ये बताओ, तो इसका मतलब ये रहा, अगर ये 1 लाख अब तुम 50% के बराबर मान लोगे तो टोटल कितना होगा? 2 लाख। समझ में आ रहा है?
इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि बैलेंस शीट का टोटल है 2 लाख। अरे बताओ 50% किस चीज का होगा? टोटल का ही तो होगा। तो इसका मतलब बैलेंस शीट का टोटल कितना होगा? 2 लाख होगा। फिर से बताऊं? आ गया? देखो जिसको दिक्कत है फिर से देखो क्या लिखा है उसने। कंपनी वेंट इनटू रीऑर्गेनाइजेशन, कंपनी सब कुछ ठीक कर रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर सेम रहेगा। क्या लिखा है? अब यहां लिखा है शेयर कैपिटल कितनी है? 50%। और उसने क्या लिखा है? शेयर कैपिटल का रिमेनिंग सेम, शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना रहेगा? सेम रहेगा। अब बताओ शेयर कैपिटल पहले कितनी थी, तो अभी भी कितनी रहेगी? लेकिन वो 1 लाख 50% के बराबर है, तो 100% कितना होगा? 2 लाख। तो 100% जो होगा वही तो यहाँ का टोटल आएगा, और जो लाइबिलिटी साइड का टोटल बनेगा वही एसेट साइड का टोटल बनेगा। तो मुझे टोटल मिल गया, मुझको बेटा टोटल मिल गया। अच्छा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ बेटा, शेयर कैपिटल 1 लाख की है और ये 50% के बराबर है। शेयर कैपिटल 1 लाख की है और ये 50% के बराबर है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो अगली जानकारी देखो क्या लिखा है। समझ में यहाँ तक आ रहा है कि नहीं? थोड़ा स्पीड से एकदम पूरा फोकस रखना क्योंकि लेंदी है, ठीक है, नहीं तो टाइम लगेगा। अब ये देखो आगे क्या लिखा है। अदर शेयर होल्डर फंड 15%। बेटा अदर शेयर होल्डर फंड कितना हो गया? अच्छा अब यहाँ देखो मेरी तरफ, बताओ मुझे, अगर मुझे निकालना है अदर शेयर होल्डर फंड 15%, तो ऐसे नहीं करेंगे। सामने देखो, अगर 1,50,% के बराबर है तो पूरा हो गया 2 लाख, पूरा हो गया 2 लाख। तो तो इसी का तो हमें निकालना है 15%। तो 2 लाख का 15% ये कितना आया? 30,000। इसका मतलब अदर शेयर होल्डर फंड होगा 30,000, लेकिन ये होगा कितना? टोटल का 15%। फिर से बताऊं ना, समझ में आया? पूछ लो। हाँ और क्या, परसेंट किसका होगा? पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो उसका 50 रुपए इक्विटी है, 15% शेयर होल्डर फंड है। अरे ये देखो ना यहाँ पे लाइन लिखी है तुम लोग, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ ध्यान से सुनो। देखो ये क्या लिखा है। द कंपनी वेंट इनटू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं? रीऑर्गेनाइज। विद शेयर कैपिटल रिमेनिंग सेम, शेयर कैपिटल कैसी रहेगी? पहले 1 लाख थी तो अभी भी कितनी रहेगी? तो यहीं से उसने बता दिया ना इनडायरेक्टली कि ये 50% है, तो पूरा कितना होगा? 2 लाख। पूरा कितना होगा? तो 2 लाख का 15% ये आएगा 30,000, 10% ये आएगा 20,000, 25% ये आएगा कुछ और। फिर जब वो जोड़ोगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो चलो अब आगे लिखो, ये निकाला, अदर शेयर होल्डर फंड आ गया। अगला देखो, अब अगला, अगली चीज दे रखी है बेटा, अगली चीज दे रखी है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 5% के डिवेंचर, चलो आओ, डिवेंचर निकालना है। 5% डिवेंचर निकालना है। कितने परसेंट है? तो हम ऐसे नहीं कहेंगे, अगर 1 लाख 50% के बराबर है तो 10% कितना होगा? 20,000। फिर लिखा है ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर बेटा ये लिखा है 25% के बराबर है। तो हम कहेंगे अगर 1 लाख 50% के बराबर है तो 25% कितना होगा? ये आ गया 50,000, और ये बराबर होगा 25% के। अगर ऐसे दिक्कत हो रही है तो 1 लाख अगर 50% है तो पूरा कितना हो गया? 2 लाख। तो उसी 2 लाख का बार बार निकाला जा रहा है। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसकी वैल्यू कितनी है? 2 लाख। इसकी वैल्यू 2 लाख, इसकी वैल्यू 2 लाख। 2 लाख का 15%, 10% और 25%। सब बच्चे बताओ क्लियर है? पक्का बताना बेटा, ठीक है। चलो अब ये बताओ क्या क्या मिल गया आपको? आपको मिल गया शेयर कैपिटल, अदर शेयर होल्डर्स फंड, डिवेंचर, ट्रेड क्रेडिटर, सब बैलेंस शीट में जाएंगे। ले चलो बैलेंस शीट में आ जाओ, लिखो
शेयर कैपिटल 1 लाख, अदर शेयर होल्डर फंड अभी नहीं लिखेंगे, थोड़ा रुक के लिखेंगे। मैं लिख रहा हूं लेकिन आप मत लिखना, अभी इसको ठीक करूंगा। अदर शेयर होल्डर फंड, ये मैं इनर यहां लिख दे रहा हूं, कितना था 30,000 मैं लिख रहा हूं लेकिन आप नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 5% डिबेंचर 20,000 है, और एक क्या था क्रेडिटर, तो ऐसे लिखो करंट लायबिलिटी ट्रेड क्रेडिटर 50,000। ठीक है, पूछो कहाँ दिक्कत आ रहा है। अरे ये 1 लाख ये हो गया, 30,000 ये वाला हो गया, 20,000 ये वाला हो गया, 50,000 ये वाला हो गया। ये जो नीचे निकाला था वही हमने लिख दिया। बोलो आगे बढ़े। चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट ध्यान से बेटा एकदम देखो। अब आगे लिखा है, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, क्वेश्चन आगे बढ़ाइए। अब यहाँ लिखा है डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, तो डिवेंचर का इंटरेस्ट साल भर का होगा। डिवेंचर इशू किए गए हैं 1 अप्रैल को। जरा बताओ कितने के डिवेंचर हैं बेटा, बोलो सब बच्चे, कितने के डिवेंचर है? 20,000। उसका 5% कितना आएगा? डिवेंचर हमारे पास कितने के हैं? 20,000 के। सामने देखो 20,000, उसका 5% आएगा 1,000। ये क्या हुआ 1,000? इंटरेस्ट पीएल में आता है, लिखो टू इंटरेस्ट 1,000। इंटरेस्ट पीएल में आता है तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट 20,000 का 5% 1,000। चलो आगे, 20,000 का 5% हो गया 1 लाख। नेक्स्ट आगे पढ़िए। अब ये लिखा है, यहां तक क्लियर हुआ? एग्जाम में बेटा आएगा ही आएगा 100%, इसलिए एकदम पूरे ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं। पढ़ो अब क्या लिखा है आगे। लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी रहेगी? एडिशनल प्लांट एंड मशीन हैज बीन बॉट। कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग वही रहेगी। अच्छा, तो लैंड एंड बिल्डिंग इनकी थी 80,000 की, वही रहेगी, वही रहेगी। अच्छा, तो ऐसा ना करें, 80,000 लिख ही दे, लिखो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 80,000। ठीक है, आगे पढ़ो। ये इतना हो गया। अब ये देखो क्या लिखा है, एडिशनल प्लांट एंड मशीन हैज बीन बॉट एट अ फर्दर 5,000 डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। कह रहे हैं एक नया प्लांट एंड मशीन खरीदा और उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, कितना? 5,000 की डेप्रिसिएशन लगाई। ठीक है, अच्छा 5,000 की डेप्रिसिएशन लगाई। अब ये देखो बेटा, लेकिन ये नहीं बताया कितने की खरीदा, वो हमें चाहिए ना। उसके लिए एक क्लू दे दिया, कहता है टोटल फिक्स्ड एसेट कॉन्स्टिट्यूटेड 60% ऑफ द फिक्स्ड एसेट एंड करेंट एसेट। तो यहां से निकलेगा, आओ जरा लिखो। उसने लिखा है टोटल फिक्स्ड एसेट, टोटल फिक्स्ड एसेट, टोटल फिक्स्ड एसेट। देखो क्या लिखा है, टोटल फिक्स्ड एसेट कॉन्स्टिट्यूटेड 60% ऑफ टोटल फिक्स्ड एंड करेंट एसेट। बेटा इसका क्या मतलब हुआ, इधर देखो। अगर हम टोटल फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट को जोड़ के उसका 60% निकालें
तो आता है टोटल फिक्स्ड एसेट। सब उसी में लिखा है, वही मैं कर रहा हूं। देखो क्या लिखा है, द टोटल फिक्स्ड एसेट, टोटल फिक्स्ड एसेट देन कॉन्स्टिट्यूटेड, उनको रिवाइज किया गया कैसे, 60% ऑफ, 60% होंगे किसका, टोटल फिक्स्ड एसेट एंड, समझ में आ रहा है। अब देखो पूरे ध्यान से, अब ये बताओ एसेट साइड में कितने एसेट होते हैं, दो ही तो होते हैं, कौन कौन से, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, ठीक है। तो ये बताओ, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो एसेट साइड का टोटल है उसका 60% क्या है, फिक्स्ड एसेट। लाइबिलिटी साइड का टोटल 2 लाख था, तो एसेट साइड का भी कितना होगा, 2 लाख। 2 लाख का 60%, 1/20 का क्या होगा, एसेट होंगे, 1/20 के क्या होंगे, फिक्स्ड एसेट। इधर देखो 1/20 में से 80 कट गया लैंड एंड बिल्डिंग, ये कट गया प्लांट, जो बचा वो एडिशनल प्लांट। कहानी समझ में आई, कम से कम शब्दों में ऐसे लिखा होगा, समझ में, वो समझना है और छोड़ना नहीं बेटा, एकदम प्रैक्टिस करोगे तो एकदम बढ़िया से एग्जाम में करके आओगे। बहुत अपर लेवल के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलो तो अब आओ निकालते हैं इसको। तो इसका मतलब हुआ टोटल फिक्स्ड एसेट बराबर 60% ऑफ टोटल फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। तो इसका मतलब हुआ 60% ऑफ 2 लाख, इसका मतलब हुआ 1,20,000, इसका मतलब हुआ 1,20,000। और अगर ये 1,20,000 है टोटल फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट अगर ये टोटल है, हाँ अच्छा इधर देखो सामने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक कुछ बात नहीं आ रही तो पूछते रहना साथ साथ, ठीक है। अब ये बताओ, उसने घुमा के सारी बात कहेगा ना, घुमा के सारी बात कहेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, उसने कहा ना टोटल फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट का 60% क्या है, टोटल फिक्स्ड एसेट। क्वेश्चन में यही तो लिखा है। तो फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट दो ही तो होते हैं, इसका मतलब वो कह रहा है बैलेंस शीट के टोटल का 60% क्या है, फिक्स्ड एसेट। तो इसका मतलब कितना है, 1,20,000। और जरा एक एक नजर बैलेंस शीट पे देखो, दो ही फिक्स्ड एसेट हैं, एक ये और दूसरा ये, इसके बाद तो करंट एसेट शुरू हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ, इधर देखो, इसका मतलब ये हुआ इसमें दो ही बातें हुई, एक लैंड एंड बिल्डिंग और एक क्या हो गई, प्लांट। पूरा समझ के फिर करना। और उसने ऊपर अभी सवाल में क्या लिखा था, लैंड एंड बिल्डिंग विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब ये वही 80,000 रहेगी, तो इसका मतलब 40,000 की क्या हुई, प्लांट हुई। लेकिन सामने देखो, प्लांट हमारे पास 35 की थी, तो इसका मतलब 5,000 की खरीद के आई। प्लांट पहले कितने की थी, 35 की, तो खरीद के कितने की आई, 5,000 की। तो जो न्यू प्लांट थी दैट वाज कितने के हो गई हमारे पास, 5,000 की, ठीक है। तो अब आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, या इतने से भी काम चल सकता है, या चाहे तो ऐसे ब्रेक भी कर सकते हो इसको। हमारे पास ओल्ड हो गई 35,000 की, और हमारे पास न्यू हो गई 5,000 की। हाँ। 5,000, इसीलिए कह रहा हूँ ना, चाहो तो टोटल में लिख दो, आधी बात बताई जाएगी आधी बात नहीं। चलो और बताता हूँ, अभी क्लियर होगा, सुनते जाओ। चलो यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब आगे देखो, सुनो, देखो मैं बताता हूँ, इधर देखिए। तो एक तो हम लोगों ने ये निकाल लिया बेटा। अब अगला देखो,
अब अगर मैं इस बात को बैलेंस शीट में लिखूं तो ये देखो, लैंड एंड बिल्डिंग हमने कितना लिखा था? 80,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग हम लोगों ने लिखा था 80,000 की। तो अब यहां लिखी जाएगी प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन लिखी जाएगी। सब लोग बेटा सामने देखो, एकदम ध्यान से समझना मेरी बात। देखो इधर, ये क्या लिखा है? ये लिखा है प्लांट एंड मशीन 50,000 की, प्लांट एंड मशीन 50,000 की। और डेप्रिसिएशन कितना लिखा है? 15,000 का। मुझको एक बात बताना, क्या जो पुरानी प्लांट थी वो बेच दी गई? नहीं, वो तो होगी ना, तो वो तो दिखेगी। देखो देखो, एसेट की एसेट मशीन की अकाउंटिंग करने के दो मेथड होते हैं। जरा बताओ, मशीन खरीदने की एंट्री बोलो फटाफट। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, यही ना? डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, ठीक है। देखो फिर बताओ, मशीन खरीदने की एंट्री सब बच्चे बोलो, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। ये जो तुम लोग बचपन से पढ़ते आए हो इसको बोलते हैं एसेट क्रेडिट मेथड। क्या बोलते हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री में एसेट क्रेडिट हो गया। समझ आई बात? एक और मेथड होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। क्या होता है? उसमें एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या एंट्री होगी? समझ आए? इसमें एसेट क्रेडिट नहीं हुआ। तो इसमें क्या होता है समझना। देखो, अगर मेरे पास, देखिएगा, अगर मेरे पास मैंने 1 लाख की प्लांट खरीदी, मैंने 1 लाख की प्लांट खरीदी, तो प्लांट लिखी जाती है बैलेंस शीट में। अब उस 10,000 से डेप्रिशिएट हो गई, तो 10,000 यहां माइनस करके 90 लिखा जाता है। 10,000 यहां माइनस करके कितना लिखा जाएगा? 90 लिखा जाएगा। और ये 90 कहां जाएगा? ये 10,000 कहां जाएगा? डेप्रिसिएशन है, पीएल में जाएगा। अगले साल बैलेंस शीट बनेगी। अब बताओ, अगले साल प्लांट कितने पे आएगी? बोलो सब लोग, इसी में कंसेप्ट है। कितने पे आएगी? 90 पे आएगी। 10% का डेप्रिसिएशन है। बताओ एसएलएम मेथड से कितना आएगा? एसएलएम, एसएलएम मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ना। एसएलएम का क्या मतलब होता है? ओरिजिनल कॉस्ट। कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। तो यहां भी कितना लगेगा? अब कितने की दिखेगी? इसको क्या बोलते हैं? एसेट क्रेडिट मेथड। क्या बोलते हो? और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ऐसे होता है। बताओ, 1 लाख की प्लांट 10 से डेप्रिशिएट होगी, कितने की बची है? अब यहां जब लिखा जाएगा तो प्लांट लिखी जाएगी 1 लाख की। कितने की? ये हमेशा कॉस्ट पे लिखी जाती है। और यहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा। क्या क्या लिखा जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब अभी तक का कुल डेप्रिसिएशन। तो देखो, 10,000 तो पिछले साल का, 10,000 इस साल का, तो यहां 20,000 लिखा जाएगा। और ये आउटर कॉलम में आएगा 80,000। समझ में है? वही मेथड इसमें लगा है, इसीलिए तुम लोग को दिक्कत हो रही है। अब देखो यहां पे सामने देखो, अब ये देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखना। प्लांट एंड मशीन बेटा पहले कितने की थी? अरे प्लांट एंड मशीन का अल्टीमेट टोटल कितना आया? ठीक है, जितना पूछूं, जितना इंटरेक्ट करोगे, जितना रिप्लाई करोगे, कंसंट्रेशन बना रहेगा, उतना इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ अलग थोड़े ना है। बताओ, अभी हम लोगों ने निकाला ना, प्लांट कितने की है हम लोगों की? प्लांट कितने की है? क्या लगता है, ये बिफोर डेप्रिसिएशन आया होगा या आफ्टर? आफ्टर। ये कितना आया होगा? आफ्टर। तो इसका मतलब 5,000 डेप्रिशिएट होने के बाद 5 की बची है, तो पहले 10 की रही होगी। बेटा दिमाग में, ये जो 40 आया है कैसा है? आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो 5 कटने के बाद 5 बची है ना, तो रही कितने की होगी? 10,000 की। इसीलिए मैं चाहता था इसको ना एक्सपेंड कराऊं तो भी बेटर रहता। समझ आया ना? तो न्यू वाली कितने की होती? 10 की होती ना। अब इधर देखो सामने, यहाँ देखो, फिर लिखना जो करना होगा। देखो सामने देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ? 50 की प्लांट पहले से थी, 10 का और खरीदा, तो कितने की हो गई? 60। ये छोड़ो, उल्टा बताता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो उल्टा, ये बताओ अभी क्या निकला? प्लांट कितने की है? 40 की है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखो, 15 पहले था और 5,000 इस मशीन का,
तो इसका मतलब माइनस कितना होगा 20। किसी चीज में से 20 माइनस होने पे 40 आ रहा है तो वो चीज कितनी होगी 60,000। ये है कहानी। जो ना आ रहा हो फिर से पूछ लो। अभी ये लेक्चर भी ग्रुप पे शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत होगी फिर से बताऊं। बताओ ये 20,000 कहाँ से आया। सब बच्चे बताओ 20,000 कहाँ से आया। 15,000 क्या है पुरानी मशीन का डेप्रिसिएशन, और 5,000 क्या है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, है ना। तो ये टोटल ये हुआ, और हम लोगों की मशीन कितनी आई 40। 20 डेप्रिशिएट होने के बाद 40 है, तो मशीन कितने की हुई 60,000 की हुई ना। और डेप्रिसिएशन 5,000 यहाँ पे लिख दिया था, जो नहीं लिखा है अभी। लिखो डेप्रिसिएशन भी तो रह गया बेटा, लिखो टू डेप्रिसिएशन 5,000। अब फटाफट देख लो, बैलेंस शीट की सारी आइटम लिख ली है सब बच्चे, देखो बैलेंस शीट की सारी आइटम हो गई है। नहीं लिखा है मतलब जितना हम लोगों ने लिखा है इतना कॉपी कर लिया है, कहने का मतलब ये। अच्छा ये पीएल कॉपी हो गया, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। देखो एग्जाम में आएगा जरूर, छोड़ना किसी चीज को एकदम आसान है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बेटा छोड़ना नहीं है एकदम ढंग से, 2 बार लगाओगे, इसमें कोई अजीब चीज नहीं है। पहली बार ऐसा सवाल लगा रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है। हर चीज सारा लॉजिक आपको क्लियर हो रहा है। आगे पढ़ो। चलो ये इतना हो गया। अब देखिए आगे, इतना हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन कर लिया है, अब आगे पढ़ेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखा है, वर्किंग कैपिटल रेशियो है 8/5। क्या है वर्किंग कैपिटल रेशियो 8/5। वही जो करंट रेशियो होता है उसी का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला बताओ। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, करंट एसेट अपॉन, चलो लिखो नंबर 3, वर्किंग कैपिटल रेशियो मींस करंट रेशियो का फॉर्मूला हुआ करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये मुझे दिया है रेशियो 8/5, ये मुझे दिया है 8/5, ये है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। 8/5 है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो क्या आएगा 5 टाइम्स ऑफ करंट एसेट बराबर 8 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। तो यहां से करंट एसेट आएगा 8 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाई 5। 8 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाई 5 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा अब मेरी तरफ देखो, क्यों मैंने ये निकाला बेटा, आपको पता है ना क्रेडिटर 50,000 के हैं, यही तो है करंट लायबिलिटी। इससे क्या मिल जाएगा करंट एसेट। फिर से बताऊं, फिर से बताऊं। तो अब यहां पे अब लिखो, सिंस करंट लायबिलिटी है 50,000 की, तो करंट एसेट हो गया 8/5 इंटू 50,000। कितना आएगा ये 80,000। 80,000 की आ गई करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट एसेट। 80,000 का आ गया करंट एसेट। चलो आगे। अब ये करंट एसेट आ गया 80,000 का, इधर देखो सामने,
दो ही तो फिक्स्ड एसेट थे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, तो इसके बाद लिखा जाएगा तो करंट एसेट ही लिखा जाएगा, करंट एसेट। अब जो निकलेगा वो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। इनका टोटल मुझे पता चल गया 80,000 है, तो ये मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। अब इसमें पता नहीं क्या क्या है, वो ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन पूरा करेंगे तब समझ में आएगा क्या क्या है उसमें, क्या क्या नहीं है। डन, आगे बढ़ो नेक्स्ट। देखो और क्या लिखा है, पढ़िए। क्विक रेशियो 1:1 का है। क्विक रेशियो कितना बेटा? 1:1। मुझे फटाफट बताओ क्विक रेशियो का फॉर्मूला। नंबर 4 आपने पढ़ा था। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट होता है करंट एसेट में से स्टॉक माइनस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो, ठीक है। और नीचे लिख दो करंट लायबिलिटी। एक मिनट स्क्रीन पे देख लो फिर आगे बताएं। देखो अपने सवाल में पूरा पढ़ डाला लगभग लगभग। प्रीपेड है ही नहीं तो इसको लिखें क्यों, अननेसेसरी डाउट क्रिएट करेगा। प्रीपेड नहीं है ना, ठीक है। या तुम लोग लिखना चाहते हो तो मैं 0 लिख दूंगा। अब ये देखो, तो करंट एसेट हो गया 80,000 का, ऊपर निकाल चुके हैं। स्टॉक नहीं पता, प्रीपेड है नहीं, करंट लायबिलिटी आ चुकी है, क्रेडिटर 50,000 के थे। और ये रेशियो दिया था 1:1 दिया था, कितना है? 1:1 है ना। यहां से निकल जाएगा स्टॉक। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 80,000 माइनस स्टॉक बराबर 50,000। तो बेटा यहां से स्टॉक निकल के आ गया 30,000। स्टॉक निकल के आ गया 30,000। स्टॉक निकल के आ गया 30,000। डन। चलो नेक्स्ट। स्टॉक आ गया। अब इधर देखो मेरी तरफ, देखो मैंने यहां लिखा है स्टॉक कितना है, 30,000। लिख लो बैलेंस शीट में स्टॉक 30,000। बैलेंस शीट में स्टॉक लिख लिया 30,000। आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए, सर स्टॉक ट्रेडिंग में भी जाना चाहिए, बोलो। ट्रेडिंग में तो बन रहा है, लेकिन क्यों नहीं ले जा रहा हूं, समझो बात को। ये देखो इधर, पहली क्लास याद करो। पहली क्लास मैंने कहा था एक बार ट्रेडिंग ऐसे बनता है कि ओपनिंग स्टॉक, ये देखा, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी। ये तब बनाएंगे जब सब जानकारी हो, जो होगा वही तो लिख पाएंगे, यही तो मजबूरी है। फिर देखो ऐसे लिखवाया था, सेल में से सीओजीएस घटा दो, क्या आ जाएगा, लिखवाया था। और ये देखो आपको ऐसे बताया था, सीओजीएस निकालने का दो फॉर्मूला, या तो सेल में से जीपी हटा दो तब सीओजीएस आ जाएगा, या तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करो तब सीओजीएस आएगा। बताया था। जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, मुझे एक स्टॉक दिखा वो क्लोजिंग है, सवाल खत्म होने को है, ओपनिंग की जानकारी नहीं है, तो उतना खोल के नहीं लिख सकते, तो शॉर्टकट में सीओजीएस लिख के काम चला देंगे। बैठा दिमाग में। जब ओपनिंग क्लोजिंग होगा तभी तो बाइफरकेट कर पाओगे ना, नहीं है तो ये भी चलेगा। यहां तो रेशियो की एप्लीकेशन करनी है, समझ आया, इसीलिए ट्रेडिंग में नहीं लिखा। चलो आगे बढ़ाते हैं, मिलेगा तो देखेंगे, लिख देंगे। अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि मिलेगा। चलो आ गए हम लोग यहाँ पे, स्टॉक मिल गया। आगे बढ़ो बेटा, और क्या दिया है, पढ़ो अगली लाइन। डेटर्स 4/5 ऑफ क्विक एसेट टू सेल्स रेशियो रिवील्ड क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ। अच्छा, एक ही लाइन में सब लिख डाला। देखो क्या लिखा है बेटा, कह रहा है डेटर्स जो हैं वो कितने हैं, 4/5 ऑफ क्विक एसेट। तो क्विक एसेट तो निकाल ही सकते हैं ना भाई, स्टॉक निकल गया, करेंट एसेट में से स्टॉक घटा दो, क्विक एसेट आ जाएगा। करेंट एसेट 80 का है, 30 हटाओगे, क्विक एसेट कितने का हुआ, 50,000। उसी का 4/5 क्या होगा, डेटर हो जाएगा। तो आओ नीचे लिखते हैं पॉइंट नंबर 5। क्विक एसेट अगर निकालें तो ये हो जाएगा करेंट एसेट माइनस स्टॉक। करेंट एसेट था 80,000 का, 30,000 माइनस कर दिया तो क्विक एसेट आ गया 50,000 का। अब यहां वो कह रहा है जो डेटर हैं वो हैं 4/5 ऑफ क्विक एसेट।
तो 4/5 ऑफ क्विक एसेट है 50,000, तो डेटर आ गए 40,000 के। डेटर आ गए 40,000 के। डन। डेटर अगर मिल गया तो क्या इसको बैलेंस शीट में लिख दिया जाए? बैलेंस शीट में लिख लो फटाफट। चलो आ जाओ यहाँ पे, यहाँ लिख दिया डेटर्स 40,000। बेटा 40 और 30 मिल के 70,000 ही तो हो रहा है। आना कितना चाहिए? तो कुछ मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो अदर करंट एसेट। कुछ मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो अदर करंट एसेट। समझ आए? अभी खैर सवाल बचा है, मे भी कुछ मिल ही जाए। चलो आगे बढ़ो, ये इतनी बात होगी। अब ये देखो अगली बात क्या लिखा था, देखो सब बच्चे, बस ये मत देखना, देखो बेटा यहाँ देखना, ये जो इसने लिखा था 4/5 ऑफ क्विक एसेट, मैंने इसको अप्लाई कर लिया, तो अब इसको मत पढ़ना। अब ऐसे पढ़ो, देखो क्या लिखा है, डेटर टू सेल्स रेशियो। क्या लिखा है? डेटर टू, डेटर टू, तो इसका मतलब डेटर अपॉन सेल। अब डेटर पता है तो सेल मिल गई, सेल जाएगी ट्रेडिंग में, सेल जाएगी ट्रेडिंग में। और मुझे आगे कहीं ग्रॉस प्रॉफिट दिखा था, सेल में से जीपी माइनस करेंगे सीओजीएस आ जाएगा, वो डेबिट में चला जाएगा। समझ आया? तो अब चलो ये लगाने चल रहे हैं, तो लिखो इसी के नीचे पॉइंट नंबर होगा 6, डेटर अपॉन सेल्स। डेटर अपॉन सेल्स ये मुझे दिया बेटा 2 मंथ, ये है 2 मंथ। अच्छा ये है 2 मंथ, ये है 2 मंथ। डन। इधर देखो मेरी तरफ, इसका मतलब क्या है? सब बच्चे देखो सामने, इसका मतलब क्या है ये बताओ। क्या 2 को लिख दे 2/1, या ऐसे देखो और बढ़िया बताता हूं, देखो अगर सब बच्चे देखो, हम 12 महीने में जितने का माल बेचते हैं, 2 महीने भर का तो क्रेडिट सेल हो रखा है। क्या मतलब हुआ? देखो मान लो मैंने साल भर में 12 लाख का माल बेचा, कितने लाख का? तो 2 लाख के अभी डेटर हैं, 2 लाख मार्केट में फंसा है, 2 महीने का वही तो हुआ। 12 महीने का 12 लाख, तो 2 महीने का कितना हुआ? 2 लाख। वो इनडायरेक्टली ये बात कहना चाहता है। समझ है? हालांकि इतना एनालाइज ना करो, आंसर तब भी आ जाएगा। डेटर अपने पास है, सेल निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबको आता है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ क्या निकलेगी? सेल इंटू 2 बराबर डेटर, तो सेल बराबर हो जाएगी डेटर बाई 2। डेटर कितना आया था? 40,000, तो 40,000 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना है? 20,000। ये है 20,000। अब ये तुम लोग के इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, तो अच्छे खासे क्वेश्चन। अब ये 2,000 पर मंथ आया, ये मंथ में था, तो ये भी किस में आएगा? ठीक है, एक बार और बताता हूँ, देखो और अच्छा से क्लियर होगा। ये बताओ, चलो देखो मेरी तरफ, सवाल खत्म होने को लगभग। बताओ डेटर अपॉन सेल कितना है? 2 मंथ। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एनालाइज करो। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये देखो डेटर अपॉन सेल ये है 2 मंथ, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 सेल बराबर डेटर, तो सेल बराबर डेटर बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ? जितने के डेटर हैं वो 2 महीने के हैं, हमारी 2 महीने के सेल के बराबर क्या है? डेटर हैं। 2 महीने की सेल के बराबर डेटर हैं, तो डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने की सेल नहीं निकल के आ गई। कितने दिन की निकल गया? 1 महीने की। अब बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में 1 महीने की सेल लिखते हो कि 12 महीने की? तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब एनुअल सेल आएगी ना। यही लिखो, एनुअल सेल 20,000 इंटू 12, दैट इज 2,40,000। 2,40,000। चलो ले चलो ट्रेडिंग में, बाई सेल्स 2,40,000। चलो आगे पढ़ते हैं।
ये हो गया 6, सातवां करेंगे। और क्या दिया है देखो, ये हो गया यहाँ तक। जो होता जा रहा है मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, घर पे भी करोगे तो ऐसे करना है, पेंसिल लेके पढ़ो। आगे क्या लिखा है, देयर वर नो कैश सेल। क्या लिखा है बेटा, देयर वर, क्योंकि आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो ना, सर ये तो क्रेडिट सेल निकली है, तो डेटर से निकली है, तो कैश सेल बताइए कितनी होगी। तो उसने क्लियरिफाई कर दिया, देयर इज नो कैश सेल, तो दिस इज टोटल सेल। ठीक है, आगे बढ़ो। रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज 10%। क्या लिखा है बेटा, रिटर्न ऑन नेट वर्थ कितना है, चलो लिखो जरा। रिटर्न, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, ये है 10%। तो इसका फॉर्मूला होता है रिटर्न अपॉन नेट वर्थ। 10% को लिख सकते हो 10/100, मतलब 0.1, 0.1। बोलो बेटा यहां तक ठीक है। रिटर्न अपॉन नेट वर्थ कितना हुआ, 0.1। अच्छा अब इधर देखो सामने, रिवाइज तो किया नहीं होगा तुम लोगों ने, तो मैं यहीं पे बताता हूँ तुम लोग को। ये देखो, इधर देखो, पहली क्लास में पढ़ाया था नेट वर्थ का फॉर्मूला। देखो ये सब मिल के क्या बनाते हैं, नेट वर्थ। क्या क्या है पढ़ो सब लोग, पहला क्या है, इस सवाल में है, फिर क्या है, इस सवाल में नहीं है, फिर क्या है, लॉसेस नहीं है, फिर क्या है, फिर प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो इसका मतलब यहां का इक्विटी शेयर ही यहां की नेटवर्थ है। यहां का जो इक्विटी शेयर है वही क्या हो जाएगा हम लोग का, नेटवर्थ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और ये नेटवर्थ है, रिजर्व नहीं था इसमें कि है, बैलेंस शीट तो बनाई ना हम लोगों ने। ठीक है, ये देखो इधर, अब बताओ यहाँ नेटवर्थ कितनी होगी, स्क्रीन पे देखो। एक इक्विटी शेयर है और अदर शेयर होल्डर फंड भी तो है, तो ये भी तो हुआ शेयर होल्डर का ही ना। तो कितनी है, 1 लाख की 1,30,000, लिखो 1,30,000। तो यहां लिखा 1,30,000, और यहां लिखा रिटर्न, ये है 0.10। तो यहां से आ जाएगा रिटर्न, रिटर्न हो गया 1,30,000 का 10%, 13,000। तेरह हजार डन। इधर देखो मेरी तरफ, रिटर्न क्या है, नेट प्रॉफिट। रिटर्न क्या है, अरे रिटर्न क्या पढ़ाया था आज ही की क्लास में, तो बताया, चाहे ईबीआईटी हो, चाहे ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट हो, चाहे नेट प्रॉफिट। इस सवाल में ईबीआईटी सवाल खत्म हो गया, कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसका मतलब, उसका मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट। तो इसका मतलब हमें मिल गया नेट प्रॉफिट 13,000। कहां जाएगा, पीएल में लिखो, टू नेट प्रॉफिट 13,000। टू नेट प्रॉफिट 13,000। ठीक है, आगे बढ़ो, पढ़ो और क्या लिखा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाज 15% ऑफ सेल। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट है 15% सेल का बेटा, तो ये हुआ पॉइंट नंबर 8। मुझको बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट है सेल का 15%, तो हमने सेल निकाली थी अभी, कितना आया था, 240। निकालो जरा उसका 15%, 36,000, 36,000 आ गया। डन, मेरी तरफ देखो, अगर ये 36 आ गया बेटा, अगर ये 36 आ गया, तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, देखो 240 ये है,
यहाँ लिख दो टू ग्रॉस प्रॉफिट 36,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसी को क्या लिख देंगे, COGS। कितना आएगा देखो, 2,04,000। ट्रेडिंग बन गया। अच्छा अब मुझे बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, PL में। तो लिखो इसको, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 36,000 बाई ग्रॉस प्रॉफिट 36,000। इधर देखो सामने, यहां तक हो गया। अब बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 1, 5 और 13। जरा देखना, अगर मैं 36,000 में से 1,000 माइनस करूं, 5,000 माइनस करूं और 13,000 माइनस करूं, तो अभी भी 17,000 कम पड़ रहा है। लेकिन बेटा सवाल खत्म हो चुका है, तो अब वो नहीं मिलेगा। ये देखो अब बचा है एक रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इससे खाली स्टॉक ही निकलेगा और स्टॉक ऑलरेडी है अपने पास। समझ आए? तो जब ऐसी बात हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ऐसे कर लोगे, यहां लिखेंगे 17,000, सब बच्चे देखना, और यहां लिख दो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि फैक्ट्री वाला हो चुका है डेप्रिसिएशन, तो जो बचा वो ऑफिस का होगा। PL बन गया 36,000, टोटल आ गया। आगे बढ़े, चलो अब देखो ट्रेडिंग बन गया, PL बन गया। जरा बैलेंस शीट में देखो कुछ रह जाता है तो इसको भी खत्म करते हैं। तो ये हो गया, ये तो 2 लाख, देख इसका टोटल आ रहा है 2 लाख। हाँ आ रहा है। एसेट साइड में 10,000 कम पड़ रहा है, तो ये बेटा 10,000 लिख दो बैंक या कैश वॉट एवर, बैलेंसिंग फिगर 10,000 का हो गया कैश या बैंक। बैलेंसिंग फिगर डन। अच्छा अब इधर देखो सामने, ये 30,000 कहां से आया, ना ना ये वाला अदर शेयर होल्डर फंड। अरे निकाला था ना, ठीक है 15% निकाला था, ये आया था 30,000। ठीक है, देखो बेटा इन सब चीजों को कोई अंत नहीं है, कहाँ तक चले जाओ। तो मैं थोड़ा डीप में लेके जा रहा हूँ, सुनना। ये बताओ शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, मालिक का पैसा। रिजर्व किसका होता है, रिजर्व किसका होता है, नुकसान फायदा किसका, नुकसान फायदा किसका बताओ, मालिक का। इधर देखो मेरी तरफ, 17,000 पहले था इनके पास PL में, बोलो सब बच्चे फोकस करो। 17,000 पहले PL में था, और ये देखो 17,000 पहले था, 13,000 इस साल कमाया, 17 और 13 कितना होता है, वही है। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस, उसी को अलग नाम से दिया। समझ आए? एक और चीज उसकी जरूरत नहीं है लेकिन दिया है, तो अभी तुम कुछ लोग सोचोगे उसमें से। लो इधर देखो, देखो अब कहोगे सर ने ये वाला यूज नहीं किया, ये लिखा है ना स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है, 8 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है, अब याद करो जरा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितने तरीके से निकलता था, दो। पहला टाइम्स में, दूसरा डेज में, मंथ्स में, वीक्स में। याद आ रहा है? यहां बताओ किस में दिया है, टाइम्स में। अगर टाइम्स में दिया है बेटा तो ये देखो इधर, समझना। तो स्टॉक मैंने आपको पढ़ाया था, टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। याद आ रहा है? ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो अब ये देखो, ये पढ़ाया था बेटा, अब ये लिखा है ये 8 टाइम्स है, कितना है,
8 टाइम्स, तो ऊपर क्या लिखा होगा? COGS, नीचे क्या लिखोगे? एवरेज स्टॉक। नीचे लिखेंगे एवरेज स्टॉक। ठीक है, सामने देखो, सामने देखो, मुझको एक बात का जवाब दो। बताओ, ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग की ओपनिंग? बेटा मैं आपसे क्या कह, ये फोकस करना, ये आखिरी बात है, फिर क्लास खत्म है। बताओ ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? एवरेज स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। बोलो। तो अब ये बताओ, बैलेंस शीट में अभी जो मैंने दिखाया, बैलेंस शीट में अभी जो मैंने दिखाया लिखा हुआ था, वो कौन सा स्टॉक था? ये जो बैलेंस शीट में लिखा है स्टॉक, ये कौन सा है, ओपनिंग के क्लोजिंग? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कितना है? 30,000 है। बोलो। अब ये बताओ बेटा, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? पिछले साल का, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या हो जाएगा? पिछले साल कितना था? 21,000। पिछले साल कितना था? अगर पिछले साल 21,000 था, तो ये 21,000 यहां रख देंगे। अब तुरंत तुम लोग के मन में आ रहा होगा, सर तब COGS ना लिखवाते, परचेज नहीं है, तब भी COGS लिखना पड़ेगा। परचेज मिली क्या? सवाल खत्म हो गया। ठीक है, अब ये देखो इधर, तो ये आया 8 बराबर COGS डिवाइडेड बाई, ये कितना आ जाएगा? डिवाइड करके, और बेटा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, COGS तब भी 2,04,000 ही आएगा, वो मैं पहले ही निकाल चुका हूं। COGS कितना आ रहा है? हम तो पहले ही निकाल चुके हैं ना, GP माइनस करके, तो इसको यूज करते न करते कोई फर्क नहीं था। आए समझ में? देखो बेटा, बहुत सारे रेशियोज आए इसमें एक साथ, घर जाके 2 से 3 बार लगाना है। ठीक है, हम लोग के छोड़ देने से तो होगा नहीं कि एग्जाम में आएगा नहीं। जो चीज मुश्किल है वही अपॉर्चुनिटी है दूसरे से ज्यादा नंबर लाने के। तो अब आज यहीं तक करेंगे, ये क्वेश्चन आप घर से एक बार फिर से खुद से करोगे। और एक होमवर्क और दिया था ना कुछ मैंने, कौन सा? 19। हाँ तो 19 आप करेंगे। चलो फिर यहीं तक आज।